कहानी कुर्सी की में आप देख रहे हैं, ईरान की नाकेबंदी करने वाले हैं ट्रंप, ये पूरी खबर, और हम पर इसका क्या असर पड़ेगा। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी और समीर चौगांवकर जी स्टूडियो में मौजूद हैं। अब मैं आपको बताता हूं इस नेगोशिएशन को लेकर के जो इस्लामाबाद में बातचीत हुई, इस पर दोनों के क्या रुख हैं, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है बातचीत नहीं चाहते थे या सुलह नहीं चाहते थे, इसीलिए इन्होंने गैर वाजिब शर्तें रखी। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका को सलाह दी है कि वो अपना तानाशाही रवैया छोड़े, ईरान के अधिकारों को, उसके राइट्स को माने, और अगर वो ऐसा करता है तो इस सारी झंझट का समाधान खुद ब खुद मिल जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री जो अरागची साहब हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना ही नहीं चाहता, उसके मन में कोई सद्भावना नहीं है। अरागची ये भी कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में हम समझौते के बहुत करीब आ चुके थे। उन्होंने कहा वी वर इंचेस क्लोज, ये बड़ी बात है। वो कह रहे हैं हम बिल्कुल पहुंच चुके थे समझौता होने की कगार पर, लेकिन ऐन वक्त पर अमेरिकी डेलीगेशन ने ऊल जलूल मांगे रखना शुरू कर दी, गोल पोस्ट शिफ्ट किया, मैक्सिमलिस्ट मांगे रखी, और फिर ये बात हम नहीं मान सकते थे। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि 47 सालों में यह पहला मौका था कि हमारी अमेरिका के साथ इतनी लंबी बैठक हुई, फिर भी अमेरिका को कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं अरागची साहब की बात जो है उसको, उस पर हम लोग बात करें कि क्या वाकई कोई ऐसा लम्हा मुमकिन है कि वहाँ हुआ हो जिसमें ये लोग एक दूसरे की बात मानने के करीब आ गए हों, और अगर ऐसा था तो फिर अमेरिका पीछे क्यों पलटा, अगर ईरान का दावा सही है तो। लेकिन बयान आपको मैं दिखाता हूं, भारत में जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनके प्रतिनिधि भारत में हैं। क्या कह रहे हैं ये ईरानी नेता? ये कह रहे हैं कि अमेरिका मेज छोड़ करके भागा, वो पीछे हटा, हम बातचीत से पीछे नहीं हटे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, ईरान के राष्ट्रपति, वो भी यही दावा कर रहे हैं। हम लोग ब्रेक से पहले भी इसी बात को कर रहे थे। भाई डिमांड्स पे आ जाइए आप। एक कोर डिमांड है जो ट्रंप ने भी एक ही बात कही, नो न्यूक्लियर। वो ईरान मान ले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाकी झगड़े संजट सब कुछ अपने आप सुलझ जाए। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी न्यूक्लियर पर ये 1 साल से बात कर रहे हैं, और ईरान कहता है कि हम तो लगभग एक पॉइंट पर आ चुके थे न्यूक्लियर को लेकर के, उसके बाद भी युद्ध हम पर किया गया है। ये जो दावा ईरान का है, ये कितना सही लगता है आपको कि अमेरिका ने गैर वाजिब मांगे रखी होंगी? देखिए, गैर वाजिब मांगे दोनों तरफ से रखी गई हैं, और दोनों का अगर पढ़ें तो दोनों की गैर वाजिब मांगे लग रही हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि आप जो समझना चाह रहे हैं कि अमेरिका का रुख क्या है, ईरान का रुख क्या है, वो इतना सिंपल नहीं है। एक अंडर करंट भी इनके आपस में चल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि ईरान इस समय समझ गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही इस समय उसका न्यूक्लियर वेपन है, और उसको वो पूरा वेपनाइज कर रहा है। और अमेरिका का ये मूव इस समय जो कर रहा है, उस सारे चीजों को पलट के वापस कर देगा जो उन्होंने शायद इस्लामाबाद में डिस्कस किया होगा। और ईरान इस समय ये जानता है कि वो इस पोजीशन में है कि अमेरिका बैक सीट ले चुका है, उनको ये लगने लगा है अब वो दोबारा उसी फोर्स से दोबारा लड़ने नहीं आएगा ईरान से। उसका भी वो एडवांटेज उठा रहा है। रिजीम बदली नहीं, न्यूक्लियर वेपन बनाने पर वो नहीं बनाने पर वो तैयार नहीं हो रहा है। लेकिन ईरान ये जानता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरा वेपनाइज किया जाए। न्यूक्लियर वेपन अगर बनाना है तो अमेरिका बनाने नहीं देगा, पहले भी नहीं ट्रंप साहब ने मना किया था। लेकिन जो एनपीटी के तहत जितना अलाउड है 3.67% एनरिच्ड यूरेनियम बनाना, वो कम से कम कर दे, और अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता है। इजराइल इस समय एक जो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, वो ये कर सकता है कि लेबनान में कम से कम कुछ दिन तक वो स्थगित कर दे पेंडिंग आउटकम ऑफ द ईरानियन टॉक। ठीक है सर, लेकिन वो भी नहीं कर रहा है। उस पर आते हैं सर, लेबनान की खबर, इजराइल की खबर अलग से उस पर डिस्कशन करेंगे। ट्रंप ईरान को हर दिन नई धमकी देते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने पूरी दुनिया को धमका दिया है। ट्रंप के हॉर्मुज में नाकेबंदी वाले बयान को लेकर तमाम देश भड़के हुए हैं। अरे पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि वो तो पूरी तरीके से ईरान के साथ है। वहाँ मीडिया का सेंटिमेंट, आम लोगों का सेंटिमेंट, वो पूरी तरीके से अपनी सरकार के खिलाफ, मतलब उनको तो ये लगता है कि ये सब ट्रंप और ये सब ट्रंप को खुश करने के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं। लेकिन उनकी जनता, उनका मीडिया, वो पूरी तरीके से ईरान के साथ है। और उनका ये कहना है कि ट्रंप ने जो कुछ किया इस बातचीत के दौरान भी, उन्होंने इन टॉक्स को साबोटाज किया। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ कोई आउटकम निकले। तो इनका कहना है कि भाई अंदर कुछ और बात हुई है और बाहर बताई जा रही है कुछ, और यही आरोप जो है वो लगभग ईरान भी लगा रहा है। प्रोफेसर साहब देखिए, मुझे 2-3 बातें साफ साफ दिख रही हैं।
मुझे लगता है कि अब ये ट्रम्प चाहते हैं कि इस युद्ध को थोड़ा सा और बड़ा किया जाए, इसको कॉम्प्लिकेट किया जाए। अभी आपने देखा कि रसिया ने स्टेटमेंट दिया, यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है, रशिया का क्या स्टेटमेंट है? रसिया का स्टेटमेंट है कि ट्रम्प को एकदम कि आप उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ये करने की, नाकेबंदी करने की कोशिश बिल्कुल मत करें, डोंट डेयर। ओके, ठीक है, तो आने वाले दिनों में चाइना भी इसमें कूदेगा, भारत का भी हित इसमें यही है कि भाई कोई नाकेबंदी नहीं हो। भारत का जहाज तो आ ही रहा है, यदि टैक्स नहीं दे करके आ रहा है, टोल टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, तो भारत के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसकी जहाजें निकल रही हैं, तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, यही तो भारत की ज़रूरत होगी। इससे ज़्यादा हमें क्या ज़रूरत है कि भाई कतर वगैरह ये सब जगह से जो हमको तेल, एलपीजी और जो ये सब चीज़ें हमें मिलते रहे, आबाद मिलते रहे। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो ये बात है कि भाई ट्रम्प आगे युद्ध में नहीं जाएंगे, ये युद्ध का दायरा बढ़ सकता है, टेंशन और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें चाइना को कितना घाटा हो रहा है। आप ये देखिए ना, चाइना के 90% आयात जो है वो चीन से है। क्या चाइना इस बात को तो चाइना का भी तेल नहीं निकलेगा ना वहां से? चाइना का तेल नहीं निकलेगा तो क्या ये चाइना इससे बर्दाश्त करेगा क्या? सही बात। रसिया का कोई दिक्कत नहीं है, रसिया अपना ट्रेड कर लेगा, रसिया के तेल जो है वो मार्केट में होगा, लेकिन चाइना के लिए तो मुश्किल है। क्या जापान इस चीज को स्वीकार कर लेगा? क्या नहीं करेंगे क्या तो क्या इंडिया करेंगे? स्वीकार कर लेगा? क्या करेंगे फिर ये देश? यही देखना पड़ेगा कि ऐसी जो ताकतें हैं, चीन, जापान, वो सब भी इसके खिलाफ फिर बातें करना शुरू आप चाइना का कुछ मुझे रिएक्शन बता रहे थे ना? दो चीजें, एक तो ये कि चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी के हित में तुरंत खोला जाना चाहिए। तो जब वो तुरंत खोला जाना चाहिए कहते हैं, तो सिर्फ अमेरिका का मसला नहीं, ईरान का भी है। और एक बात हमें और समझनी चाहिए कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वेपनाइजेशन किया है। इस वार्ता में आप कुछ भी कहें, लेकिन जब वो कह रहे थे कि हम न्यूक्लियर रख नहीं रहे हैं, न्यूक्लियर पावर हम बनना नहीं है, वैसे मेरा मानना है कि जब अमेरिका के पास है तो किसी को भी अधिकार है, लेकिन वो इस युद्ध को अभी रोक सकते। दूसरा, चाइना की जहां तक बात है तो सिर्फ तेल का मसला नहीं है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, इसमें अकेले ईरान में चीन का $25 बिलियन से अधिक का इन्वेस्टमेंट है, यूएई में $48 बिलियन से अधिक है, कतर में $15 बिलियन से अधिक है, ओमान में 10, यानी ओवरऑल अगर पूरे को कहें तो वो ठीक ठाक सा करीब $250 बिलियन से अधिक का इन्वेस्टमेंट सिर्फ ईरान और गल्फ कंट्रीज का में चाइना का हुआ रखा है। तो चाइना ने जिसको अपने लिवरेज के लिए तैयार किया था, वो सब एसेट भी उसके एक तरह से कहें कि उस ब्लॉकेट का हिस्सा बन रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। लेकिन क्या ये संभव हो सकता है कि चाइना दूसरी जगहों से लेता रहे और ईरान से न ले? ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। तो वो कह रहे हैं कि चाइना को बहुत भारी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या कीमत चुकानी पड़ेगी चाइना को? अभी तो इनको शायद मई में तो जाना है, चाइना जाना है। लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये सीज फायर भी इन्होंने इसीलिए किया कि ये जा सकें, चाइना जा सकें। अब वो चाइना को घुड़की दे रहे हैं हमेशा, लेकिन चीन की तारीफ करते हैं, मतलब शी जिनपिंग की तारीफ करते हैं हमेशा। कहते हैं मेरी बड़ी अच्छे दोस्त हैं, मेरी बड़ी अच्छी बनती है उनके साथ, और इनका जो अगर चीन जाना होगा तो वो बड़ा ऐतिहासिक दौरा उसको माना जा रहा है। उससे पहले क्या ट्रंप क्या चीन के ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश है ये? सर देखिए, एक दादा दूसरे दादा को भाई कहता है कि तू भी भाई है मेरा, तो वैसे ये चीन भी एक दादा है, अमेरिका भी दादा है। तो चीन जानता है कि भाई अमेरिका जानता है कि चीन कोई वेनेजुला नहीं है, ईरान नहीं है कि जब चाहे जाकर हमला कर दो और आप उनको धराशायी करो या उनको नुकसान पहुंचा सको। चीन की ताकत से पूरी दुनिया वाफिक है और अमेरिका तो बहुत अच्छे से वाफिक है। तो बार बार जिस तरीके से वो जिक्र करते हैं चीन को, हालांकि उन्होंने कहा कि अगर चीन ईरान को हथियार देगा चोरी छुपके तो 50% का टैरिफ में लगा दूंगा। हालांकि चीन का भी इसमें रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बार बार इस बात से परेशान है कि ईरान को इतनी ताकत कौन दे रहा था, और वार्ता के मैच पर बैठने के बाद भी ईरान एक कदम भी पीछे नहीं हटा, किसी मामले पर ईरान ने अपनी रुख को नरम नहीं किया। तो वो कौन ताकत है जो ईरान के पीछे खड़ा हुआ है? तो मुझे लग रहा है कि ट्रंप को नजर आ रहा होगा कि ईरान के पीछे कहीं ना कहीं रशिया और चीन की ताकत है जो उन्हें हथियार या टेक्नोलॉजी मुहैया करा रहे होंगे, और इसीलिए ईरान उनके दम पर अमेरिका से लड़ने को भिड़ने को तैयार है, इतना ज़्यादा वहाँ पर इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय होने के बाद भी। तो मुझे लग रहा है कि ट्रंप अभी दे रहा है, लेकिन ट्रंप ने जिस तरीके से फिलहाल बयान दिया है, तो मुझे लगता है कि उनके बयान को बहुत गंभीरता से भी नहीं लिया जाना चाहिए। वो हर दूसरे दिन अपने बयान को बदलते हैं। कुछ नहीं करेंगे, चीन का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ताकत नहीं है चीन को करने की। वो चीन को पास उनको जाना है, और चीन को जब तक वो कह रहे हैं कि हथियार नहीं देंगे, तो चीन तमाम दूसरे रास्तों से हथियार देता रहेगा, ईरान को मदद करता रहेगा कि ईरान को एड तो मिल रही है ना वॉर में। सौरभ देखिए, जो रसिया और चाइना ने जो मदद किया है इस वार में, सभी रिपोर्ट्स यही कहते हैं कि सैटेलाइट इमेजिंग
और इंटेलिजेंस, ये दो चीज की Weapons वेपन्स नहीं, वेपन्स तो खुद रसिया को ड्रोन और ईरान दे रहा मिसाइल था। सप्लाई कर रहा सही था। कह रहे हैं, सही कह समझ रहे कि नहीं? रसिया का जब वेपन सिस्टम खत्म हो रहा था उस समय सप्लाई ईरान इन्होंने ड्रोन दिए। और मिसाइल तक दिया है। तभी तो वो भड़के हुए थे इतना जेलेंस्की, तभी तो आए इन गल्फ कंट्रीज के, मैं मदद करता हूं आपकी ईरान के खिलाफ। अब बात सवाल रह गया लेबनान का, लेबनान और इजराइल। लोग कह रहे हैं भाई इजराइल की कोई नियत नहीं है कि शांति हो, वो उसका एजेंडा है। ईरान और ईरान से जुड़े जितने और संगठन देश जो हैं, ये सब इनका थ्रेट पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए। और वो इस सीजफायर विस्फायर में नहीं मानता, अपनी शर्तों पर युद्ध लड़ता है और अपनी शर्तों पर खत्म करना चाहता है। अब उसने लेबनान पे फिर हमला कर दिया, कई रिहायशी इलाकों को बिल्कुल मलबा बना दिया उसने। अब एक बार फिर इसमें दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। कई गांव पूरी तरीके से खाली साफ हो चुके हैं। और ये हमला उस वक्त हुआ है, उस तरीके से हुआ है जिस तरीके से गाजा के रफा और बेथ हनौन में हमले किए गए थे। दावा किया जा रहा है कि इजरायली फोर्सेस साउथ लेबनान के इलाके में पूरी तरीके से काबिज हैं। लेबनान के बयादा में हिजबुल्लाह ने भी इजरायली सैनिकों पर ड्रोन अटैक किया है और हिजबुल्लाह ने इस हमले का वीडियो जारी करके कहा कि जब तक अमेरिकी इजरायली हमले बंद नहीं हो जाते तब तक उनका जवाब जारी रहेगा। ताबड़तोड़ हमलों के बाद खुद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू रक्षा मंत्री के साथ लेबनान पहुंच गए। आप देखिए कितनी बड़ी बात है, जंग जहां चल रही है और दूसरे देश में उसकी सीमाओं के अंदर वॉर के बीच नेतन्याहू अपने सैनिकों से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए, उनका हौसला बढ़ाया। हमने आपको पहले भी बताया था कि जो ट्रंप है, नेतन्याहू जो हैं, वो सीज फायर से लेबनान को अलग रखने की मांग कर चुके हैं। अमेरिका ने भी इनका साथ दिया। इनफैक्ट इस पर झूठ बोला अमेरिका और इजराइल ने कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं था। लेबनान सीज फायर का हिस्सा था, लेकिन नेतन्याहू के दबाव में दोनों देश, फिर अमेरिका भी इससे पीछे हट चुका है। अभी जो हिजबुल्लाह वाली बात है, प्रोफेसर साहब आपको और डिटेल में बताएंगे। हिजबुल्लाह है क्या जिसको ईरान नेतन्याहू खत्म करना चाहते हैं? एक तो ये शिया मिलिशिया है, आर्मी है, लगभग शिया मिलिशिया है, तो मतलब ईरान के समर्थन से है पूरी तरीके से। दूसरा, ये स्टेट विद इन स्टेट है। लेबनान की अपनी सरकार है, लेबनान की अपनी सेना है, लेकिन कुछ हिस्सा जो खासकर साउथ लेबनान का, जहां पर अब कब्जा कर रहे हैं इजराइल के लोग, वो हिस्सा पूरी तरीके से हिजबुल्लाह के कब्जे में है। यहां इन्हीं की सरकार चलती है, इन्हीं की सत्ता है और इन्हीं की सेना है, और वो पूरी तरीके से खिलाफ है इजराइल के, उन पर हमले करती है। और इसकी ताकत कितनी है उसका केवल एक उदाहरण आपको देता हूं। 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले खबर आई थी कि अमेरिका और इजराइल के दबाव में लेबनान की सरकार ने, चुनी हुई सरकार ने, यह घोषणा की कि हमारे यहां जो ईरान के राजदूत हैं ये पर्सन नॉन ग्रेटा बन गए हैं और ये तुरंत हमारा देश छोड़ दें। एक देश की सरकार ने कहा कि ईरान का राजदूत चला जाए हमारे यहां से, और वो नहीं गया। हिजबुल्लाह ने कहा नहीं, ये यहीं रहेंगे, और कुछ नहीं बिगाड़ पाया लेबनान। वो वही है, वो अभी भी वो लेबनान में है ईरान का राजदूत। इतनी ताकत है इसकी, इसलिए मैंने कहा स्टेट विद इन स्टेट है सर। लेकिन मतलब इजराइल के लिए ये बिल्कुल रेड लाइन है कि भाई इस पर मैं समझौता नहीं करूंगा। देखिए, 82 से 2000 तक इजराइल ने वो साउथ लेबनान पे अपना कब्जा रखा था, और वहाँ जितने भी लेबनानी थे उन सबको वहाँ से हटा दिया था। जो रहे थे इनके कंसेंट से रहे थे। 2000 में अकॉर्ड हुआ और वहाँ से इजराइल निकला और यूनिफिल वहाँ आई, यूनाइटेड नेशन फोर्सेस इन लेबनान। 2006 में और उस बीच हिजबुल्लाह बना, और हसन नसरुल्लाह जो उसके लीडर थे, करिश्मेटिक लीडर थे, उसी समय ईरान ने उनको समर्थन देना शुरू किया। बहुत पैसे दिए, हॉस्पिटल चलाते थे, स्कूल चलाते हैं, यूनिवर्सिटी चलाते हैं। यहां तक कि लेबनान के जो गृह युद्ध उस समय हो रहा था, लेबनान में 3 ये कहें कम्युनिटीज हैं, शिया, सुन्नी और क्रिश्चियंस। क्रिश्चियन माइनॉरिटी में है, शिया सुन्नी लगभग बराबर हैं, और तीनों को एक तरह से रोटेशनल प्रेसिडेंसी मिलती है, या यूं कहें रोटेशनल पावर, नॉट प्रेसिडेंसी, पावर मिलता है। तो एक स्पीकर एक क्रिश्चियन होता है, प्रेसिडेंट जो है सो सुन्नी होता है, और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो शिया होता है। इस तरह से पूरी सरकार चलती है। तो 82 से 2000 तक 18 साल इन्होंने कैप्चर किया। उसके बाद हिजबुल्लाह पैदा हुआ। हिजबुल्लाह बहुत पावरफुल फोर्स बन गया। 2006 में इन्होंने इजराइल की सेना पर अटैक कर दिया। 33 दिन का युद्ध चला और इजराइल की सेना को वहां से पीछे हटना पड़ा। पीछे हटने का कारण था कि 5 सोल्जर जो उनके थे, उन 3 को तो मार दिया, 2 को पकड़ रखा, और पहली बार डिक्लेयर किया कि पूरे इजराइल, मतलब पूरे वेस्ट एशिया में इजराइल को हराने वाला कोई एक मिलिट्री फोर्स है तो हिजबुल्लाह है। तो हिजबुल्लाह उस तरह का है, लेकिन हिजबुल्लाह ने बहुत काम किया है। वो वहां के सिंपैथी लेता है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो है, आर्म्स तो करता ही है, लेकिन वहां का समर्थन है।
और जो यहाँ पर शांति स्थापित हुई थी लेबनान में गृह युद्ध के बाद, जी। उसमें हिजबुल्लाह का भी रोल था कि उसने कहा कि वो एटलीस्ट गवर्नेंस में सपोर्ट करेगा। ठीक है, मतलब वो इजराइल के लिए लेकिन एक परमानेंट थ्रेट है। परमानेंट थ्रेट है और वो आगे भी रहेगा। अरे ठीक है, क्या हिजबुल्ला को हमास इतना मारा जा सकता है कि जैसे आज हमास कमजोर हो गया वैसा हो जाए? देखिए, मारने को तो मारा जा सकता है, कोई ऐसी बहुत बड़ी आबादी नहीं है। 60,000 70,000 के बीच में उसकी आबादी है जो सेना की। हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं उसमें 60-70 हजार के लोग हैं, और उसमें से बहुतों को तो ऑलरेडी ख़त्म कर चुका है। मेन बात है कि ईरान लेबनान से क्यों जोड़ता है। इसलिए जोड़ता है कि चाहे उसकी फंडिंग हो, चाहे वो ड्रोन सप्लाई हो, मिसाइल सप्लाई हो, ट्रेनिंग हो, ये सारा काम हिजबुल्लाह को ये करता है, ईरान करता है। ये पूरी ट्रेनिंग से लेकर के फंडिंग से लेकर के आर्म सप्लाई करने का पूरा का काम, यानी कि इजराइल के आंगन में कोई लड़ाई करने के लिए है। 1000 मील की दूर पर खड़ा है ना ईरान, वहां से तो रोज मिसाइल से लड़ नहीं सकता है, तो उसके दरवाजे पर एक फोर्स खड़ा कर दिया है जो रोज इजराइल को मारने के लिए तैयार रहता हो, जो रोड बॉम्बिंग कर सकता हो, मिसाइल करता है और करते रहता है। इसलिए लेबनान को चाहता है कि हम इसको पूरी तरीके से खत्म कर दें, और इसलिए इजराइल, मुझे नहीं लगता है कि लेबनान में लड़ाई को वो रोकेगा। अब जरा एक बार फिर ट्रंप की सनक की बात करते हैं। ये आदमी क्या सोचता है, अपने को क्या मानता है, क्या अपना भविष्य देखता है? अब वो पोप के पीछे पड़ गया है। दुनिया भर की ईसाई आबादी के जो सर्वोच्च उनके धार्मिक गुरु पोप है, और दुनिया में आज भी सबसे ज्यादा आबादी ईसाइयों की है ना सर? बिल्कुल, सबसे ज्यादा दुनिया में ईसाई रहते हैं। उनके जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, वेटिकन सिटी, उनके बारे में क्या कह रहे हैं ट्रंप? उनके बारे में ट्रंप कह रहे हैं पोप लियो इज वीक ऑन क्राइम फॉरेन पॉलिसी, मतलब ये क्राइम और फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ है, कमजोर हैं उस पर, ये मेरी फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ। ये इनको ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का डर है, लेकिन ये नहीं बताते कि कैथोलिक चर्च और बाकी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस ये सब क्या गलत काम करती हैं, ये पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मुझे तो इनका भाई ज्यादा पसंद है, ब्रदर लुई, आई लाइक हिम बेटर बिकॉज ही इज मागा। वो मागा में विश्वास रखते हैं, ये मेरे मागा में विश्वास नहीं रखते। मेक अमेरिका ग्रेट कैंपेन के अंदर ही गेट्स इट, मतलब इनके भाई को वो समझ में आता है, लियो को समझ में नहीं आता। इनका नाम पोप लियो है, इनका नाम। ये कहते हैं कि पोप लियो को ईरान को न्यूक्लियर वेपन मिलेगा तो चलेगा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये कहते हैं मैं ऐसा पोप, आई डोंट वांट अ पोप, मैं ऐसा पोप नहीं चाहता जो अमेरिका के वेनेजुएला पर हमला करने को गलत मानता हो, वहां से इतनी ड्रग्स हमारे यहाँ आती हैं, ये उसको गलत मानता हूं, मैं ऐसा पोप नहीं चाहता हूं। फिर ये कह रहे हैं कि अगर मैं ना होता तो ये पोप ही ना बनते, ये तो व्हाइट हाउस में मैं हूं और ये अमेरिकी हैं इसलिए ये पोप बन गए, ये वो लिख रहे हैं। फिर आगे ये कह रहे हैं वो ये सब बातें छोड़ें, रेडिकल लेफ्ट को समर्थन देना छोड़ें, एक अच्छे पोप बने, पॉलिटिशियन ना बने। इट इज हर्टिंग हिम वेरी बैडली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज हर्टिंग द कैथोलिक चर्च। ट्रंप का सबसे बड़ा समर्थक वर्ग वो व्हाइट क्रिश्चियन है, जो कट्टर समर्थक है उनका, वो कट्टर ईसाई है, सही कैथोलिक और यस कैथोलिक ईसाई, और कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े नेता को, सबसे बड़े धर्मगुरु को वो ऐसा दिखा रहे हैं। अब ये जो पिक्चर दिख रही है, इससे ये है खतरा, दुनिया को ये खतरा समझ में आना चाहिए क्या ट्रंप है, क्या किया है इस इमेज में। क्या है, ट्रंप एक बीमार आदमी को छूकर ठीक करने का दावा कर रहे हैं। ये पिक्चर किसकी होती है? जीसस क्राइस्ट की होती है। ईसा मसीह की ऐसी तस्वीरें, पेंटिंग्स बनती हैं कि वो छू देते थे किसी को तो मर्ज ठीक हो जाता था उसका। ट्रंप ने अपनी ईसा मसीह बना दिया खुद को। बट आप परेशान मत होइए, कोई सर तन से जुदा का नारे नहीं लगाने जा रहा है। इतना होने के बावजूद भी यदि इस्लाम के प्रतीकों पर हो जाता है, एक दो लाइन बोल दे रहा हूँ, फिर त्रिपाठी जी की तरफ चला जाएगा। देखिए, पोप वाकई एक नेता भी है, ये गलतफहमी लोगों को हटा देना चाहिए। वेटिकन एक स्टेट भी है और उसका हेड भी पोप होता है। तो वेटिकन एक पोप जो है वो न सिर्फ धार्मिक गुरु है, वह भी एक राजनीतिक गुरु भी है, राजनीतिक हेड भी है। आप कह रहे हैं ट्रंप बोल सकते हैं उनके खिलाफ? बिल्कुल, क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि चलिए मैंने इतना भी मान लिया आपको, वो खुद को ईसा मसीह दिखा रहे हैं। हाँ, ये और बात है, लेकिन क्या है ट्रंप के दिमाग में? एक बात और, जासूआ प्रोजेक्ट 1 और जासूआ प्रोजेक्ट 2, पूरी दुनिया को क्रिश्चियनाइज करने की फंडिंग कहां से होती है? व्हाइट हाउस से होती है। बताइए त्रिपाठी जी। देखिए, मैं तो इसको उसी दिशा में फिर से देख रहा हूँ कि ट्रंप जो है धरती पर इसीलिए जन्मे हैं
कि वो अमेरिका सुप्रीमेसी, वाइट सुप्रीमेसी, डीप स्टेट सुप्रीमेसी, हर कॉन्स्पिरेसी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दें। अच्छा, चर्च, व्हाइट हाउस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और उसके साथ फिर पेट्रो डॉलर और इन सब का मिला के ऐसे वो बनता है अमेरिका बड़ा। उसके सारे एक एक करके उन्होंने तोड़ दिया। यूएन ध्वस्त कर दिया, WTO ध्वस्त कर दिया, WHO ध्वस्त कर दिया, सारी संस्थाएं ध्वस्त कर दी और अब वो और अमेरिका का वर्ल्ड डोमिनेंस ट्रंप ही खत्म करेंगे। ट्रंप ही वही है। समीर जी, एक कमेंट ट्रंप की सनक पे। दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा इस समय ट्रंप ही है, मुझे लगता अच्छा। है अमेरिका के लिए, अमेरिका समाज के लिए और दुनिया के लिए। और मुझे लगता है कि हिटलर तो तानाशाह था, ये लोकतंत्र से निकले हुए तानाशाह है ट्रंप। जिस तरीके से उनका व्यवहार है, वो जिस तरीके से पोप के बारे में बोल रहे हैं, वो जिस तरीके से जीसस क्राइस्ट के बारे में आपने को बता रहे हैं, अब वो तो कल ये भी कह देंगे कि भाई जब तक मैं राष्ट्रपति नहीं था तो अमेरिका बना नहीं था, मैं राष्ट्रपति बना उसके बाद ही अमेरिका बना है, और जब तक मैं रहूंगा तब तक अमेरिका पावरफुल रहेगा, जिस दिन मैं राष्ट्रपति नहीं रहूंगा अमेरिका पूरा कमजोर हो जाएगा। आप पहले रुक गए भाई, जीसस क्राइस्ट तो सन ऑफ गॉड है ना, ईश्वर के पुत्र हैं। ये तो कहीं अभी तो इनका वक्त खुद को ईश्वर ही डिक्लेयर करना बाकी है। बाकी कर दिया है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। फ्रांस के मिनिस्टर गए स्टालिन से बात करें 1930 के दशक में। उन्होंने कहा कि रूस में, USSR में कैथोलिक्स पे बहुत अत्याचार हुआ, उसको रोकिए। ये पोप साहब कह रहे थे आपको कह देने के लिए। स्टालिन ने घूम कर कहा, हाउ मेनी बटालियंस डज पोप कमांड। तो ये वैसी ही स्थिति है कि ये जो यहाँ दिखाया जा रहा है। हाँ, ऐसा ना हो कि दुनिया को मिलके फिर अब इस समस्या का इलाज, मतलब ट्रंप का इलाज जो है ढूंढना पड़े। अभी तक तो आप ईरान और स्टेट और हॉर्मुज में उलझे हुए हैं। बहुत धन्यवाद सर, आज समय इतना ही था। हर्षवर्धन जी, प्रोफेसर रागी, प्रोफेसर सिंह, आपका बहुत शुक्रिया। समीर जी, कल फिर मिलते हैं।